सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका 3 सितंबर की जनसत्ता विश्लेषण में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत आएंगे बाइडेन, प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति जो बाइडेन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वाकदारी की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और सम्मेलन में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति भी संभावना बहुत कम है। हम जहाँ तक सूत्रों से पता लग रहा है कि वो नहीं ही आएंगे, चीन के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। ये आर्टिकल सूरज को लेके है, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए हर कोई प्रयास करता है। पढ़ लेते हैं एक बार। इसरो को अपने पहले सौर मिशन आदित्य-1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही दुनिया में विभिन्न देशों द्वारा चलाए जा रहे सूर्य अभियानों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी, जापान, चीन समेत कई देशों में सूर्य के गुण रहस्य को सुलझाने में जुटे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अगस्त 18 में पार्कर सोलर प्रोब, ये हम जानते हैं क्या, पार्कर सोलर प्रोब नासा का है, सूर्य के अध्ययन के लिए है। दिसंबर 21 में पार्कर के सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना से उड़ान भरी और वहां कणों और चुंबकीय क्षेत्रों की जानकारी लेने का प्रयास किया। ठीक है। नासा ने फरवरी 20 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलाया और डेटा एकत्र करने के लिए सोलर ऑर्बिटर का प्रक्षेपण किया। तो अब सोलर ऑर्बिटर मिशन जो है आपका, सोलर ऑर्बिटर, ये वाला मिशन साथियों ये है आपका नासा। सॉरी, ये है नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का प्रक्षेपण किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि सूर्य ने पूरे और सौर मंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को कैसे निर्मित और नियंत्रित किया। नासा की ओर से अन्य सक्रिय सौर मिशन में अगस्त 1997 में प्रक्षेपित एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर, अक्टूबर 2006 में प्रक्षेपित सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी, फरवरी से 10 में प्रक्षेपित सोलर डायनामिक्स वैशाला और जून 13 में प्रक्षेपित इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ शामिल है। इसके अलावा दिसंबर 1995 में नासा, ESA और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने, जैक्सा कहते हैं इसे, संयुक्त रूप से सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी SOHO सोहो मिशन था। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सोहो मिशन किस किस के बीच में हुआ था? नासा, ESA, जैक्सा। ठीक है, नासा, ESA और जैक्सा ने मिलके सूर्य को अध्ययन करने के लिए सोहो मिशन चलाया था। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब हो गया, सोहो मिशन हो गया, आदित्य L1 हो गया, और मिशन भी हैं, वो हमने अपने वेबसाइट पे जाके दिया हुआ है, आप जाके अध्ययन कर सकते हो उसका। G20 का हम जानते हैं कि G20 बहुत धूमधाम से तैयारी की जा रही है। अच्छा है, इस देश के लिए हम लोग अन्य राष्ट्राध्यक्षों को बुला रहे हैं, इसी माध्यम से व्यापार और तमाम चीज़ें अच्छी होंगी, संबंध भी अच्छे होंगे। उम्मीद जगाता लोकतंत्र। स्वतंत्रता दिवस समारोह के ठीक एक सप्ताह बाद देश ने चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना देखा।
ऐतिहासिक उपलब्धि को सराहा और आनंद मनाया। ये एक ऐसा अवसर था जब देश के हर नागरिक का माथा ऊंचा हुआ। उस दिन कई भारतीय अप्रसन्न हो ही नहीं सकता था। ठीक है। इस वर्ष 15 अगस्त को भारत ने अपनी 77वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया। जो वह लोग जिनकी स्मृति में 15 अगस्त का दिन आज भी ताज़ा है, निश्चितः इन 77 वर्षों में हुए परिवर्तन पर निगाह डाल रहे होंगे। ऑब्वियस ये बात थोड़ा सा अच्छी बात है ये। हर गांव और कस्बे में ऐसे परिवार से लोग परिचित थे जिनकी परिजनों में से लोगों ने स्वतंत्रता में भाग लिया था, जेल गए थे, उन्हें काला पानी या फांसी की सजा मिल चुकी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध छात्रों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए उन्होंने सामने सीने पर गोली खाई थी। हम बात कर रहे हैं आपके जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे आज़ाद जी शहीद हुए थे उनके बारे में। ठीक है, ये लिख पढ़ लीजिएगा, वो एक जनरल सा आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, मतलब फिर भी मैं इसको ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ। अच्छी चीज़ लिखी है बहुत। अच्छे स्कूल ज़रूरी, तवलीन सिंह जी के लेख वो बहुत ही मेरे को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वाले लगते हैं, बहुत अच्छा लगती हैं, लेकिन एक पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करती हैं। ये उन दिनों की बात है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन तैयारी कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने की। मुझे अहमदाबाद में बुलावा आया। जिस महिला ने मुझे फ़ोन किया उसने कहा कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए काम करती है और मुख्यमंत्री जो मुझे मिलना चाहते हैं। मैं अगले दिन पहुंच गई गांधीनगर, इसलिए कि कोई भी पत्रकार इस तरह के बुलावे को मना नहीं कर सकता है, और वो भी ऐसे समय जब बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को लगने लगा था कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। गांधीनगर पहुंची तो मुझे मोदी जी के दफ्तर में ले जाया गया, और जो लंबे शीशे वाले खिड़कियों के शांत सुंदर कमरा था। इस कमरे के अंदर जाने के बाद मोदी जी ने साथ लंबी बातचीत का पहला अवसर मिला। इसके दौरान ना उन्होंने किसी के साथ फ़ोन पर बात की, ना उनके किसी अधिकारी ने अंदर आकर उनसे बात करने की कोशिश की। बात शुरू होने के फ़ौरन बाद मोदी जी ने मुझे बताया कि इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने मेरे एक लेख पढ़ा था जो उनको पसंद आया, इसलिए मुझे उन्हें बुलाया था। उस लेख में मैंने लिखा था, ल्यूटियंस दिल्ली के तमाम बाशिंदे इस बात को लेकर बहुत डरे हुए हैं कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भूकंप आ जाएगा, ऐसा कि उनकी शान और शौकत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिन दीवारों के पीछे हमारे जनप्रतिनिधि राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं, उन दीवारों को गिराए जाने का उनको डर था। ऐसा हुआ नहीं है, बदलाव सिर्फ ये आया है कि ल्यूटियंस दिल्ली के आलीशान बंगलों में रहने वालों के चेहरे बदल गए हैं। आगे आते हैं। इन्होंने शिक्षा को लेके जोर डाला है। विषय यह है कि उस लंबी मुलाकात के दौरान मोदी जी ने जब पूछा कि मेरे राय में देश की नीतियों में क्या सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आने चाहिए, तो मैंने विनम्रता से सुझाव दिया कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों की सबसे बड़ी असफलता शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रही है। मैंने उनसे ऐसा कहा कि क्योंकि मैं जब भी रोज़ आते हैं बच्चों को पढ़ाने कि जब भी फिर भी पढ़ाई मतलब अध्यापक जो आते हैं आपके, किसी गांव में जाती हूं तो पहले जाती हूं स्कूल देखने और उसके बाद वहां स्वास्थ्य केंद्र। आज भी जब सरकारी स्कूल देखती हूं तो दुख होता है कि वहां पढ़ाई इतनी रद्दी होती है कि माँ बाप अपने बच्चों को भविष्य रोशन करना चाहते हैं मजबूरन उनको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। ठीक है। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनमें इतनी अच्छी पढ़ाई तो होती नहीं है, लेकिन इतना तो है कि अध्यापक रोज़ आते हैं बच्चों को पढ़ाने। फिर भी पढ़ाई में इतनी कमियां हैं कि अक्सर उस देश के बच्चे स्कूल से निकलने ही बिना उस इस काबिल होकर कि उनको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिले। यही कारण है कि अपने देश में कोचिंग सेंटर चलाने का कारोबार आज इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि अनुमान लगाया जाता है कि 28 तक ये करोड़ों रुपए का हो जाएगा। राजस्थान का कोटा शहर बहुत बड़ा केंद्र बन गया है कोचिंग, और यह आते ही बच्चे देश भर से अपने माता पिता की सारी उमंगों को बोझ अपने कंधों पर रखकर, मतलब सोचिए वहाँ जाते हैं लोग कोटा में ड्रीम्स को लेके। गरीब माँ बाप भी लाखों रुपए देने के तैयार हो जाते हैं इस उम्मीद के से कि उनका बच्चा किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज जाकर डॉक्टर बन सके, किसी आईआईटी में दाखिला लेकर इंजीनियर बने। पिछले सप्ताह एक ही दिन में 4 घंटों के अंदर 2 बच्चों की आत्महत्या कर ली, तो देश का ध्यान कोटा की तरफ गया और मालूम हुआ कि इस साल हर महीने 3 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं।
पिछले सप्ताह जब एक दिन में 2 बच्चों ने अपनी जान ले ली तो कोचिंग सेंटर के किसी व्यक्ति ने कहा कि बच्चे अगर कोचिंग देने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होते हैं तो उनको फ़ायदा होता है इस बात से कि उनको 12 से 15 घंटे रोज़ काम करने की आदत पड़ जाती है। ऐसे कह दिया सोचे बगैर कि इतने घंटे अगर बच्चे पढ़ेगा तो उसका दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। फिर आई बारी राजस्थान के मुख्यमंत्री की शर्मनाक संवेदनहीनता दिखाने की। अशोक गहलोत ने टीवी पर आकर कहा कि वह योजना बना रहे हैं कि कुछ सेंटरों के छात्रों के कमरों में ऐसे पंखे लगवाने की जिनसे वे लटक कर अपनी जान ना दे सकें। सोचिए कितनी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारे नेताओं के मन में इस समस्या की असली जड़ नज़र नहीं आती है। क्यों नहीं इनको दिखता है कि कोचिंग कारोबार बनता ही नहीं अगर हमारे स्कूल अच्छे होते। प्रधानमंत्री निजी तौर पर कई बार कह चुके हैं कि देश का असली धन हमारे बच्चे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया है कि बिना अच्छी शिक्षा के ये धन हमारी आंखों के सामने धूल में पिट जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि आजकल की भारत का असली विकास तब शुरू होगा जब हम अपने बच्चों को इस काबिल बना दें कि दुनिया भर में वह तो जो कर ऊंचाइयां छूने में काबिल हो जाएं। ये तभी संभव होगा जब हम स्कूली शिक्षा में परिवर्तन लाए क्रांतिकारी तरीके से। 100 प्रधानमंत्री जी विनम्रता में से मैं आज करना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने स्वच्छ भारत में अपने निजी तौर पर ध्यान दिया देकर सफलता हासिल की है, उसी तरह आप स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव लाकर दिखाइए। अच्छा लेख, बहुत पॉजिटिव बात करी है। एजुकेशन और हेल्थ बहुत ज़रूरी है। चीन में आया हुआ है साओ आलो तूफान, ठीक है, सा ओला तूफान कहाँ पे आया हुआ है? चीन में आया हुआ है, हांगकांग के दक्षिणी तट पे। आज के लिए इतनी रखते हैं, बाकी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।